में। तो आप लोग यहाँ पे बेसिकली काम करेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की एक तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, उसके अलावा ऑल इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट में हम लोगों का जो है एक फील्ड यूनिट्स होती हैं, जिसको हम LSA बोलते हैं, लाइसेंस सर्विस एरिया। तो बैक स्लाइड प्लीज। सो ऑलमोस्ट इंडिया में हम लोग की 22 LSAs हैं। चूंकि यूपी में सब्सक्राइबर बेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यूपी को दो भाग में डिवाइड किया गया, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट। सो यूपी ईस्ट में इस समय 48 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन से जितना भी रेगुलेशंस एंड कंप्लाइंस होता है वो यहाँ से होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हम लोग का बेसिकली थोड़ा सा एक ब्रीफ वर्क है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, बट उसमें से कुछ काम ये है कि जो मतलब जितने भी ऑपरेटर्स हैं, मान लीजिए वोडाफोन, एयरटेल, जियो, BSNL, तो इन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया हुआ है। तो लाइसेंस की जो टर्म एंड कंडीशंस या बाय द टाइम जो भी हम लोगों के रूल्स आते हैं, तो वो फॉलो कर रहे हैं नहीं फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं यहाँ से। तो मतलब हर लाइसेंस्ड एरिया में अलग जो मतलब कि फील्ड यूनिट से वो मॉनिटर करते हैं, यहाँ पे हम लोग मॉनिटर करते हैं सभी को। बैक स्लाइड। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड होता है हमारे सर्विस एरिया में, उस चीज़ पे हम देखते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे कम्युनिकेशन हम लोग का आप होना चाहिए। रूरल में टेलीकॉम कवरेज पहुंचनी चाहिए, ये चीज़ हम लोग मॉनिटर करते हैं। और अगर कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू टेलीकम्युनिकेशंस, सो वो हम सब लोग यहाँ से करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन। अच्छा, आप लोग मतलब एक पहले के टाइम में ऐसा होता था कि मोबाइल फ़ोन उतना जरूरी नहीं होता था। आज के टाइम पे हम चाहे न चाहे मोबाइल फ़ोन हम लोगों की बेसिक नीड बन चुकी है। मतलब आप अगर किसी दिन 2-3 दिन के लिए अगर मोबाइल आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए हम लोगों को मोबाइल चाहिए होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज EMR। आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, तैयारी के समय भी, इसके बाद भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो ये बेसिकली क्या है, आप लोगों को पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो प्रोपगेट करती हैं, और जिसके थ्रू जो हम लोग की एनर्जी होती है वो कहने का मतलब है ट्रांसमिट होती है। बेसिकली 3 मोड होते हैं एनर्जी ट्रांसमिट होने के, एक तो कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। तो जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है, जैसे सन से यहाँ पे कोई भी एनर्जी को ट्रांसमिट होना है, वो हम लोगों का रेडिएशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हम लोग का स्पेक्ट्रम है बेसिकली। तो स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, उसके बाद फिर माइक्रोवेव होता है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड होता है, फिर विजिबल होता है, फिर अल्ट्रावायलेट होता है, फिर एक्सरे होता है, फिर गामा रेज होती है। सो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि अगर ओजोन लेयर हमारे पास मतलब अर्थ की अगर चारों तरफ नहीं होती तो शायद हम लोगों को काफ़ी सारे हमारे शरीर को नुकसान होता है अल्ट्रावायलेट रेज से। सो आप लोगों को कोई आइडिया है ऐसा क्यों होता है? अल्ट्रावायलेट रेज से ऐसा क्या हो जाएगा जो हम लोगों को नुकसान होगा और अदरवाइज नहीं होगा? एनीवन? चलिए मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। सो आप अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो हम लोग का स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम में ये बेसिकली विजिबल से पहले का जितना भी पोर्शन है, मतलब अल्ट्रावायलेट से पहले, इसको बोलते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, और उसके बाद का जो होता है अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। नेक्स्ट स्लाइड। ये मीडियम्स है जिससे हम लोग रेडिएशंस जो है एमिट होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग का बेसिकली जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप जैसे रडार्स हैं, मोबाइल टावर्स हैं हम लोगों के, इसके अलावा वाईफाई है, जितना भी हम लोग नॉर्मल डेज में यूज़ करते हैं वो हम लोगों का माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इसी रेंज में होता है, इंक्लूडिंग सेटेलाइट कम्युनिकेशन। सो ये हम लोग का 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में रहता है जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है। सो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है ये हम लोगों की नॉन आयोनाइजिंग पोर्शन में आती है। नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन आयोनाइजिंग जो होता है। नेक्स्ट स्लाइड करिए प्लीज एक बार। नेक्स्ट स्लाइड। अब बैक आ जाइए एक बार, और एक बार बैक, बैक बैक, 2 बार बैक कर लीजिए, और बैक, बैक। हाँ, सो आयोनाइजिंग का मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि एटम होता है,
तो अब एटम में क्या होता है कि मान लीजिए एनर्जी आई हमारी, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को हिट किया, तो अब आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है, स्पेशली अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे और गामा रे, ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं एटम से। आयोनाइजिंग जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है बेसिकली अप टू द विजुअल रेंज, मीन्स हमारा रेडियो वेव हुआ, माइक्रोवेव हुआ और विजुअल रेंज हुआ। इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन को कभी निकाल नहीं पाती हैं। मैक्सिमम क्या होता है कि चूंकि हिट करेगी, फोटॉन्स जो हिट करेंगे तो जो है एनर्जी जो है, कहने का मतलब हीट अप कर देगी इलेक्ट्रॉन्स को, हमारे जो एनर्जी है वो चली जाएगी। सो इसीलिए बेसिकली होता क्या है कि जब अल्ट्रावायलेट, अगर हाइपोथेटिकली ओजोन लेयर नहीं होती, अल्ट्रावायलेट हमारे मतलब कि हम लोगों को डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा होता, तो अल्ट्रावायलेट क्या है, हमारे जो एटम्स हैं, बॉडी के एटम्स, उससे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देती, फिर उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। लेकिन चूंकि अल्ट्रावायलेट आती नहीं है, हमारे पास जो सन से रेडिएशन आती है नेचुरली, वो अप टू द विजुअल रेंज आती है। क्योंकि विजुअल रेंज में क्या होता है कि वो सिर्फ एट मैक्स क्या कर सकती हैं कि वो सिर्फ हमारे बॉडी को हीटअप कर सकती हैं। अगर मान लीजिए हम सन में काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, 2-3 घंटे या मान लीजिए और भी ज़्यादा, तो क्या होगा, एट मैक्स होगा, हमको गर्मी लगेगी, उससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं हो सकता है। सो ये हम लोग का, अच्छा एक और चीज़ है कि हम लोग का जो माइक्रोवेव होता है, सो माइक्रोवेव हम लोगों का होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अगर हम स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो रेडियो, फिर माइक्रोवेव, फिर विजुअल, ठीक है। सो हम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि E इक्वल टू एच न्यू होता है, एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है विद रिस्पेक्ट टू द विजुअल रेंज। सो एक कॉमन सी एक बात ये आती है कि जो यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स में सनलाइट तो सदियों से थी, तो अगर जो सनलाइट से हम लोगों को दिक्कत नहीं हो सकती है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द माइक्रोवेव। सो हमको ऐसा कैसे हो सकता है कि माइक्रोवेव से हमको प्रॉब्लम होने लग जाए और हमको सनलाइट से प्रॉब्लम ना हो। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहने का मतलब आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो पॉइंट सिंपल सा ये है कि एट द मैक्स अगर हमको सनलाइट से दिक्कत नहीं हो सकती है तो हमको माइक्रोवेव से दिक्कत नहीं हो सकती है। सनलाइट से हमको मैक्सिमम क्या दिक्कत हो सकती है कि हमको गर्मी लग सकती है, हीटिंग, हमारे जो टिश्यू है वो हीटअप हो सकते हैं। सेम चीज़ हमारा हो सकता है माइक्रोवेव से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हमारी बात आती है कि जो बहुत सारी हम लोग चीज़ें सुनते रहते हैं, कई सारी मूवीज़ बनी है उसमें, कि एक मूवी है 2.0 जिसमें दिखाया गया है कि रेडिएशंस की वजह से बहुत सारे बर्ड्स जो हैं उनको हार्म होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी रहती हैं। सो फिर ऐसी चीज़ें आती क्यों हैं? अगर हम बेसिक फंडामेंटल पे जाएँ तो हमको माइक्रो, इससे जो होता है रेडिएशन से कोई नुकसान नहीं है जो टावर्स में होता है, स्पेशली माइक्रोवेव रेंज में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों के परसेप्शन है कि भाई टावर लगा हुआ है, इससे हमको नुकसान हो रहा होगा, अफवाहें कुछ फैलती हैं, बट ये कोई साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड नहीं है। तो आज मैं थोड़ा सा इसमें जाऊंगा कि साइंटिफिक एविडेंस जो है वो क्या बोलते हैं, इसके रिगार्डिंग क्या रिसर्च हुई है, क्या सारी चीज़ें हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये तो ये वाली चीज़ है कि अगर आप लोगों को ये आइडिया हो कि सिर्फ कुछ र्यूमर्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पता है कि हमको नुकसान नहीं हो सकता है, तो क्या हम अपना मोबाइल फ़ोन आज की डेट में यूज़ करना बंद कर देंगे सिर्फ इसलिए कि लोग बोल रहे हैं, लोगों के बारे मन में ऐसा है? हमको नहीं लग रहा है ऐसा होना चाहिए और ऐसा होगा भी। नेक्स्ट स्लाइड। सो अब आती है बात कि हम किस पे बिलीव करें। बहुत सारे लोग कुछ सोचते हैं, बहुत सारे लोग कुछ सोचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो हम लोगों का बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जो है एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसका एक पार्ट है WHO। सो WHO का काम ये होता है कि जितनी भी डिजीज़ और हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ को मॉनिटर करना, उससे रिलेटेड जो है गाइडलाइंस बनाना, ये WHO का पार्ट है। एक और हम लोग की बॉडी है इंटरनेशनल बॉडी, ICNIRP, इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये बेसिकली ये भी जो है रेडिएशंस पे काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड। सो क्या हुआ है कि एक टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं या बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों के बीच मतलब पनपना स्टार्ट हुई कि जो टावर्स होते हैं उनकी वजह से जो रेडिएशन निकलती है उससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। सो WHO ने क्या किया कि एक जो है EMF प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ये स्टार्ट किया था उन्होंने 1996 को। सो उस EMF प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया भी था। उसमें 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, आप इसकी लिस्ट पढ़ सकते हैं। इसमें एक है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑफ कैंसर, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ICNRP भी थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, उसके अलावा IC, उसके अलावा NATO। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने ये जो EMF प्रोजेक्ट था इस पे काम करना स्टार्ट किया, ये देखने के लिए कि ये जो रेडिएशंस होती हैं इसका हमारी बॉडी पे और इन्वायरमेंट पे एक्चुअली इफेक्ट क्या होता है, कुछ साइंटिफिक एविडेंस जो है वो क्या है हमारे। नेक्स्ट स्लाइड।
सो ये बेसिकली इनका प्रोसीजर होता है कि ये लोग जब इन्होंने स्टडी की थी तो उस समय पे डॉक्यूमेंटेशन जो था इन्होंने कैसे किया था। नेक्स्ट स्लाइड। सो अब देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जिन्होंने ये स्टडी की थी ये क्या बोलती है। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये WHO का जो है ये इनका एक कमेंट आया हुआ था 2016 में। साइंटिफिक नॉलेज इन दिस एरिया इज फॉर एक्सटेंसिव एंड मोर ऑफ द केमिकल्स। इतनी स्टडी की गई है इस चीज़ पे कि हमारे पास जितने भी ऑलमोस्ट केमिकल जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज जो है आज के टाइम पे जुटा ली गई है। सो WHO का ये बोलना था, ये करंट एविडेंस डज नॉट कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी हेल्थ कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम द एक्सपोजर टू लो लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इनका ये बोलना है कि जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है तो उससे जो कहने का मतलब किसी भी टाइप का हमारे पास हेल्थ कॉन्सिक्वेंस का कोई भी एविडेंस जो है इनको नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। सो इनका ये बोलना है डिस्पाइट एक्सटेंसिव रिसर्च टू डेट देयर इज नो एविडेंस टू कंक्लूड दैट एक्सपोजर टू लो लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इज हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ। ये WHO की वेबसाइट पे इन्होंने अपना जो है अपना कंक्लूजन दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। एनीहाउ फिर भी उसके बाद क्या हुआ कि अब एक चीज़ तो थी कि अगर हम सनलाइट में भी जाते हैं तो एक हम लोगों को मतलब जिसकी हम बात करते हैं हीटिंग इशू कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो हीट हो सकते हैं। सो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि हमारे पास जो रेडिएशंस हैं स्पेशली टावर से, तो इस पर एक लिमिट लगा देते हैं कि जिसके बाद अगर इससे कम अगर रेडिएशन होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी नहीं होगा एट एनी सर्कमस्टेंसेस। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मतलब कि जो WHO है तो मतलब ICNR जो इंटरनेशनल बॉडी है, इस EMF प्रोजेक्ट के बाद इन्होंने एक ये जो है लिमिट इन लोगों ने डिसाइड की। सो इस लिमिट में इन्होंने ये बोला कि जो पावर डेंसिटी है अगर अप टू द 2 गीगाहर्ट्ज पावर डेंसिटी F/200, F जो है मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी वॉट पर मीटर स्क्वायर, अगर इससे कम रेडिएशन होता है, इससे कम बेसिकली पावर डेंसिटी होती है तो हमारे बॉडी पे किसी भी टाइप का हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये उसके बाद का है कि 202 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज में अगर 10 वॉट पर स्क्वायर मीटर जो है इससे कम का जो है पावर डेंसिटी होनी चाहिए थी। सो अगर मतलब कि कोई भी लॉ बनता है वर्ल्ड में तो वो बेसिकली ऐसे बनता है कि बहुत सारे कंट्रीज जो एक साथ आते हैं, फिर उसके बाद कोई इंटरनेशनल बॉडी होती है उसने एक गाइडलाइन या कुछ भी बनाया, वहाँ पे सारे कंट्रीज क्या करते हैं कि उन्होंने साइन करना होता है उस पर्टिकुलर गाइडलाइंस पे कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बट मियरली साइनिंग उस पर्टिकुलर गाइडलाइंस को वो लॉ नहीं बन जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री में। उसके बाद इसको क्या करना पड़ता है कि अपने कंट्री में उसको रेटिफाई करना होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नेक्स्ट स्लाइड। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इस पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ पे इंडोर्स किया था। उसके बाद यहाँ पे आके थ्रू द लॉ, कहने का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से इसका एक लॉ बनाया गया। जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स मीन्स जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, इनके लाइसेंस में ये चीज़ डाली गई कि ये जो आपको रेडिएशन की लिमिट है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज़ को। उसके बाद हमारे कंट्री में लॉ बन गया जिसके बाद से फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो देखते हैं हमारे कंट्री में इंडिया में क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। सो अब ये हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स आते हैं बेसिकली क्या हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, क्या हम उनको फॉलो करते हैं रेडिएशंस के रिगार्डिंग, हमारे पास सिस्टम ऑफ एश्योरेंस है कि हम फॉलो करवा सकते हैं उनसे, मीन्स हमारे पास इतनी मैन पावर है इस चीज़ को। उसके बाद क्या हमारे पास डिटरेंट है इन द केस कि अगर जो मान के चलो कोई पर्टिकुलर जो ऑपरेटर है उसके टावर से जो विद इन द रेडिएशन लिमिट है उससे ज़्यादा अगर मतलब कि हो रहा है रेडिएशन तो हमारे पास क्या डिटरेंट है, क्या कर सकते हैं एज पर द लॉ। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। यस वी डू हैव स्टैंडर्ड्स। अच्छा एक चीज़ है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पावर डेंसिटी है वो F/200 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, इससे कम रेडिएट होना चाहिए। हमारे इंडिया में एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी, उसने क्या किया कि इसको 10 गुना और स्टाइग्नेंट कर दिया। मीन्स हमारे यहाँ पे जो लिमिट है पावर डेंसिटी की वो F/2000 है। इसको मतलब कि ऑल वर्ल्ड में जितनी भी लिमिट है उससे 10 गुना ज़्यादा जो लिमिट है वो इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं। क्या हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं? यस, सारे TSPs के लाइसेंस कंडीशन में हमने डाला हुआ है, दे हैव टू फॉलो। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये कुछ टाइमलाइन है कि 2008 में जो WHO था उन्होंने इस मतलब लिमिट को एक्सेप्ट किया था पावर डेंसिटी की। 2012 में जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी उन्होंने उस लिमिट को 1/10 कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड। देखते हैं कि क्या हमारे पास सिस्टम ऑफ एश्योरेंस है। तो इसमें बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में तो एक काम आपका ये भी रहेगा कि जो इनके टावर्स हैं उससे जो रेडिएशन निकलती है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। सो हमारे यहाँ पे बेसिकली अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 लाख के आसपास टावर हैं यूपी ईस्ट में। अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 लाख टावर्स को हम चेक नहीं कर सकते हैं हर बार हर टाइम पे।
सो हम लोग क्या करते हैं कि रैंडम बेसिस पे कहीं पे भी जाके 10% जो है उसका हम लोग चेक करते हैं उसके रेडिएशंस को 10%। तो ये 10% जो काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, ये ऑलमोस्ट एश्योर करता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन। एंड क्या हमारे पास मतलब कि कैपेसिटी है उसको डिलीवर करने की? यस वी डू हैव। ऑलमोस्ट हर स्टेट में हम लोग की फील्ड यूनिट्स हैं जो इस चीज़ को मॉनिटर करती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम लोग करते क्या है इस चीज़ पे कि सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई ऑपरेटर है उसको टावर से, टावर तो बेसिकली पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस पर एक्टिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली जो होता है BTS, जिसको अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बेस ट्रांसीवर सिस्टम। सो कोई भी अगर मान लीजिए नया उन्होंने BTS है इंस्टॉल करना है, को 4G का इंस्टॉल करना है या 5G का इंस्टॉल करना है, सो बिफोर दे हैव टू इंस्टॉल दे हैव टू गिव अ सेल्फ सर्टिफिकेट टू फील्ड यूनिट्स, मींस दे हैव टू गिव द सेल्फ सर्टिफिकेट टू अस दैट वी आर कंप्लाइंग, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। जो पूरा कैलकुलेशन होता है रेडिएशन का वो हम लोगों को सबमिट करते हैं, उसमें वो बताते हैं कि यस जो हमारी लिमिट्स है वो विद इन द परमिशनल लिमिट्स है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो जो सेल्फ सर्टिफिकेट होता है उसको हम लोग ऑडिट करते हैं कि कैलकुलेशन सही है, सब कुछ सही है। उसके बाद फील्ड पे जाके जो 10% मैंने आपको बताया था वो हम वहाँ पे फील्ड पे एक्चुअल जो है वो हम टेस्ट करते हैं वहाँ पे रेडिएशन। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम लोग की जो लिमिट है आप अगर कैलकुलेट करेंगे 1/2000 वाट पर मीटर स्क्वायर में, सो 900 मेगाहर्ट्ज में आप इसको अगर निकालेंगे तो ये पावर डेंसिटी की जो लिमिट आएगी वो आएगी 0.45 वाट पर स्क्वायर मीटर। 1800 मेगाहर्ट्ज में 0.9 वाट पर स्क्वायर मीटर, 2 गीगाहर्ट्ज से ऊपर 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। ये हम लोगों की जो है लिमिट है इसकी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें हम लोग ये नहीं करते हैं कि सिर्फ एक टावर का देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में मान लीजिए हमारे पास इस यहाँ पे जो आप देखेंगे बहुत सारे टावर्स हैं, तो सारे टावर्स का जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम रेडिएशन चेक करते हैं, वो सारे टावर्स का जो रेडिएशन होता है वो कंबाइन करके वो रेडिएशन जो है वो चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल टावर का, एक इंडिविजुअल BTS का हम लोग चेक करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें एक ये चीज़ होती है कि सारी टेक्नोलॉजीज का और सारे टावर्स का हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि इसका जो रेडिएशन है वो कितना है। सो इन द केस इसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड मेजरमेंट। सो अगर कोई साइट ब्रॉडबैंड मेजरमेंट में अगर फेल हो जाती है फिर हम क्या करते हैं कि नैरो बैंड मेजरमेंट करते हैं। उसमें हम 2G का अलग से, मतलब स्पेशली हर एक BTS का हम लोग दोबारा से टेस्टिंग करते हैं, ईच एंड सारे BTS का और सारी टेक्नोलॉजीज का देखने के लिए कि फॉल्ट एक्चुअली में किसकी है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अगर मान के चलो कि हम लोगों को कोई ऐसी साइट मिल जाती है कि जो रेडिएशन लिमिट से ऊपर का रेडिएट कर रही है, फिर उस केस में क्या है? सो उस केस में आप ये देखिए कि 20 लाख रुपए पर साइट, इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टी है। सो आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई ऑपरेटर मान लीजिए इंक्लूडिंग जियो, तो अगर जियो की भी अगर इस तरीके से अभी तो 2 लाख साइटें हैं टोटल, ठीक है, तो जियो का आप डिवाइड करेंगे तो 60-70 हज़ार साइटें आएंगी। सो अगर कोई भी जो ऑपरेटर है अगर वो मतलब कि रेडिएशन लिमिट से ज़्यादा मतलब कि रेडिएट करना स्टार्ट करता है और हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, सो 20 लाख रुपए पर साइट के हिसाब से वो बैंकरप्ट हो जाएगा, भले ही कितना कहने का रीच या कोई भी ऑपरेटर क्यों ना हो। सो आप जो अमाउंट है, जो डिफरेंस है, बेसिकली इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे ऑपरेटर इस चीज़ से डरते हैं कि हमारा जो लिमिट है वो इससे कम होना चाहिए, अदरवाइज उनको काफ़ी ज़्यादा जो बड़ा है ना फाइनेंशियल बर्डन उनको झेलना पड़ेगा इस चीज़ पे। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इस चीज़ पे एक और चीज़ है कि एक ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, यहाँ पे अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसको, ये tarangsanchar.gov.in है। तो इस पर आप क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर साइट पे आप जाएंगे, इस साइट पे वो आपको लोकेशंस आपसे बोलेगा कि आप मतलब अपनी ऑटो डिटेक्ट करेगा आपकी लोकेशंस को, आसपास के जितने भी टावर्स हैं वो सारे के सारे टावर्स पे आपको दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सो इस टाइप का इसका इंटरफेस है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है तरंग संचार, इस पे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, माई लोकेशन, ये आप माई लोकेशन पे पर्टिकुलर मान लीजिए चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस टाइप से आपको गूगल मैप टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें आपको आसपास जितने भी टावर्स हैं, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे ग्रीन में, ब्लू में ऐसा आपको दिख रहे हैं, जैसे GBT होता है ग्राउंड बेस्ड टावर, रूफटॉप टावर, आपको सारे टावर्स जो है सब दिखाई पड़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टावर हैं। आपकी लोकेशन के पास जो भी टावर है आप उस पर क्लिक कीजिए, उस पर आपको इस टाइप से दिखाई पड़ेगा कि ये साइट जो है EMF कंप्लाइंट है कि नहीं है। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसकी लास्ट टेस्टिंग कब हुई थी, इस पर कौन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और बहुत सारी चीज़ें कि इसमें कौन कौन से BTS लगे हैं, कौन कौन से ऑपरेटर हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आपसे यहाँ पे बोला जाएगा, इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि मान लो किसी को ऐसा लगता है कि भाई हमारे घर के पास जो है वो कोई टावर है जो कि रेडिएट ज़्यादा कर रहा है, तो आप इस साइट से जाके यहाँ पे आप एक पब्लिक कंप्लेंट कर सकते हैं
यहाँ पे है कि आप पब्लिक मेजरमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपने इसको चूज़ किया पब्लिक मेजरमेंट में, तो आपको 4000 रुपये जो है पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के ऑफिसर्स हैं और इंक्लूडिंग द ऑपरेटर्स जो भी उस टावर पे होंगे, वो वहाँ पे आएंगे उस पर्टिकुलर लोकेशंस पे, जो है साइट टेस्ट की जाएगी। साइट टेस्ट करने के बाद में आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इन केस अगर जो वो साइट है नॉन कंप्लाइंट पाई जाती है, तो उस केस में आपका जो 4000 है वो भी रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो इतने टावर्स लगाने की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली बहुत सिंपल है। आप लोगों ने मोबाइल कम्युनिकेशंस में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब तक ये 3rd या 4th ईयर में शायद होता है, तो उसमें ये होता है कि चूंकि जो हम लोग का स्पेक्ट्रम है काफ़ी स्कार्स है, मतलब कि ऐसा नहीं कि एबंडेंट में जिसको है कि कितना भी है आप यूज़ करते जाओ, तो काफ़ी लिमिटेड होता है, जिसका कहने का मतलब है ऑप्शन होता है। सो उसी लिमिटेड स्पेक्ट्रम में जो ऑपरेटर्स हैं उनको मतलब अपने नेटवर्क को चलाना होता है। तो वो क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी यूज का कॉन्सेप्ट जो है यूज़ करते हैं कि एक सेल में सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट सेल में करेंगे, नेक्स्ट सेल में करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि उनको हर सेल में टावर्स लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये है कि क्या जो टावर्स के पास लोग रहते हैं वो डेंजर में है? अब वैसी बात है नहीं, क्योंकि जो चाहे पास रहें चाहे आप दूर रहें, अगर टावर विद इन द रेडिएशन लिमिट अगर वो रेडिएट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपको हीटिंग इफेक्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। भले ही एक टावर हो, क्लस्टर ऑफ टावर हो, डजंट मैटर, हम लोग जो है क्यूमुलेटिव रेडिएशन जो है उसको हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जो बहुत सारे मूवीज़ में दिखाते हैं, स्पेशली आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो बर्ड्स हैं उनको काफ़ी सारे नुकसान होते हैं रेडिएशंस की वजह से। आप कई बार ऐसे देखेंगे टावर्स पे इस तरीके के आपको घोंसले मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बर्ड्स को या किसी को भी नुकसान होता है इससे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब एक दूसरी एक चीज़ होती है कि दो टाइप से होता है कि मान के चलिए हमारा टावर है, तो उस टावर से भी पावर निकलती है और हमारा जो मोबाइल हैंडसेट है इससे भी पावर, कहने का मतलब है कि ये भी रेडिएट करता है। सो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो टावर है वो रेडिएट करेगा, वो हमारे शरीर में एनर्जी आएगी कुछ, हमारा जो अगर हम यूज़ करते हैं कॉल करने के लिए, वहाँ से भी रेडिएशन होता है। रेडिएशन बेसिकली क्या है कि जो निकलता है तो उसके लिए भी एक जो है लिमिट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं SAR लिमिट। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी कितनी रेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है पर यूनिट ऑफ द टिश्यू, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। तो पूरे वर्ल्ड में ये जो है 2 वाट पर किलोग्राम रखी गई है SAR लिमिट। नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया में जो इसकी लिमिट है ये काफ़ी कम कर दी गई है टू ऑल ओवर वर्ल्ड से, ये है 1.6 वाट पर किलोग्राम। तो इसके लिए क्या होता है कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो ये जब भी, कहने का मतलब है कि इंडिया में लेके आते हैं तो इनको जो है रैंडम सैंपल बेसिस पे चेक किया जाता है कि इनको जो SAR लिमिट है विद इन द लिमिट है कि नहीं है। आप लोग अपने मोबाइल पे एक पर्टिकुलर ये कोड है, इसको आप टाइप करिए तो SAR लिमिट जो है वो आपको दिख जाएगी कि कितनी है आपके मोबाइल में। करिए एक बार, ट्राई कीजिए। बहुत बार किया भाई, सब मुझे किसी की 1.6 से ज़्यादा आई है क्या? नहीं सर, 1.6 से ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा है इससे? 1.6 से ज़्यादा भी तो मोबाइल वो हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। पहले से इससे ज़्यादा नहीं होती है। पता है सर। सो ये सब 9 Next 10 slide. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आज बता रहे हैं। अब एक्चुअली एक चीज़ है कि कुछ नहीं, बहुत सारे केसेस में क्या हुआ कि अगर मैं आपको बताऊं स्पेसिफिकली, एक टाइम ऐसा था कि बहुत सारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स थे और कुछ IIT के प्रोफेसर्स भी, तो उन्होंने क्या है कि कई सारी चीज़ें जो है पब्लिश करना स्टार्ट करी कि इससे जो है ये कैंसर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग चूँकि यूपी में है, तो यूपी में एक केस जो है वो फाइल किया गया था। ये हुआ था 2014 में, आसाद अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इन्होंने बोला कि एक कमेटी बनाओ। उस कमेटी में उन्होंने ये बोला कि पर्टिकुलर ये जो प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर हुआ करता है, मैं भी नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बहुत यहाँ पे किया हुआ है, बवाल किया हुआ है, बोला आप इनको भी रख लो इस कमेटी में। उसके अलावा बहुत सारे जो थे एम्स के, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के, सभी के लोग थे।
तो इस कमेटी ने फिर अपना जो है रिकमेंडेशन, मतलब जब चूंकि हुआ उसके बाद सब देखा गया, सारी चीज़ें की गई, तो सारे लोगों ने यूनिवर्सली ये बोला कि जो हमारे पास लिमिट्स है, मतलब हमारे यहाँ पे जो रेगुलेशंस और लिमिट्स हैं वो विद इन द, कहने का मतलब है कि लिमिट्स हैं और कोई भी इशू नहीं है इससे। सो ये उनका जजमेंट था। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला देयर इज नो कॉज ऑफ अलार्म विद रिगार्ड टू पॉसिबल इन इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एमिशंस फ्रॉम द सेल फोन टावर्स एंड सेल फोन्स बिकॉज दे आर सेफ्टी लिमिट्स अडॉप्टेड इन इंडिया टेक इनटू अकाउंट ऑल बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ये बेसिकली उन लोगों की रिकमेंडेशंस थी उस कमेटी की। नेक्स्ट स्लाइड। सो बात यह है कि ऑल इंडिया में हर जगह पे, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कोर्ट केस हुए इस चीज़ को लेके। सो आप लोग एक बार इस चीज जो है ना कोर्ट केस का जो समरी है, हम लोगों ने इसको समराइज किया हुआ है, आप लोग इसको पढ़िए एक बार कि जो आज तक के जो केसेस हुए हैं उसमें कोर्ट्स का क्या बोलना है। कोर्ट्स ने भी काफ़ी दोनों पक्षों को सुना होगा। सो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बोलना था 2019 में, नो आइडेंटिफाइबल रिस्क ऑफ सीरियस हार्म फ्रॉम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम द मोबाइल टावर्स। उसके बाद केरला हाई कोर्ट ने 2013 में बोला नो एविडेंस दैट मोबाइल टावर्स अफेक्ट्स पीपल हेल्थ। गुजरात हाई कोर्ट ने बोला वीक RF सिग्नल्स फ्रॉम बेस स्टेशंस एंड वायरलेस नेटवर्क डू नॉट कॉज एडवर्क हेल्थ। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट नो वन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इरेक्टिंग द सेल फोन टावर्स ऑन ए नियर एप्रीहेंशन। दिल्ली हाई कोर्ट नो साइंटिफिक डाटा ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल फोन टावर्स इन एनी वे हार्मफुल फॉर द हेल्थ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इंस्टॉलेशन ऑफ टावर्स इन रेसिडेंशियल एरिया कैन बी रिस्ट्रेन्ड। Himachal Pradesh means being circulated to create fear amongst the people. No threats to health from radiation emitted by mobile towers from BTS इलाहाबाद हाई कोर्ट 2016। सो मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि आज तक जितने भी कोर्ट केस फाइल किए गए हैं इन द इंडिया, कहीं पे भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में एक भी केस नहीं आ रहा है, नॉट ए सिंगल केस। ठीक है। सो और दूसरी चीज़ ये है, नेक्स्ट स्लाइड। दूसरी एक ये चीज़ है कि वर्ल्ड में जितनी भी लिमिट्स हैं, वर्ल्ड में बेसिकली जो रेडिएशन की लिमिट होती है उससे 10 गुना ज़्यादा जो है वो स्टैग्नेंट लिमिट्स हम लोग की हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और एक और चीज़ है जिसको हम लोग एज ए इंजीनियर जिस चीज़ को हम समझना चाहें कि अगर सनलाइट से हम लोग को दिक्कत नहीं होती है या हम लोगों को डर भी नहीं लगता है, ऑब्वियस सी बात है उससे कहीं कम जो फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव की, तो उससे हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो माइक्रोवेव की पावर डेंसिटी होती है वो 1000 गुना कम होती है सन की लाइट के, स्पेशली विजुअल लाइट के। सो इसके अलावा भी हम लोग जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वी आर कमिटेड फॉर टू इंश्योर द कंप्लाइंस ऑफ गाइडलाइंस फॉर सेफगार्डिंग आवर सिटीजन्स। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि हमारे जो सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में पब्लिक के बीच में डर बहुत है। अब उनको तो है, पब्लिक को तो हम ये बता नहीं सकते हैं कि भाई E=hν होता है, उनको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। उनको भी हम नहीं समझा सकते हैं कि माइक्रोवेव की जो एनर्जी होती है, जो टावर्स की होती है, वो काफ़ी कम होती है सन से। यहाँ पे आप लोगों का रोल आता है, आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो और समझ के आप लोग चीज़ों को जो है, कहने का मतलब पब्लिक में ये चीज़ कन्वे कर सकते हो कि वाकई में साइंटिफिक एविडेंस क्या बोलते हैं, वर्ल्ड में क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अलावा हमारे जो कोर्ट्स हैं उसके जो जजमेंट्स हैं वो क्या चीज़ को बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आज इंजीनियर्स डे है, मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि इस चीज़ को आप एज ए पॉजिटिव, कहने का मतलब है अपना जो रोल है एज ए द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये लोग आप लोग कैनवल इसको कंप्लाई इसको करिए एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी। इसके अलावा एक और चीज़ है, अभी यहाँ पे PC नहीं है, मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ और चीज़ें जो मैं बताऊँगा आपको कि एक पोर्टल है संचार साथी। अगर आप लोग इसको गूगल पे टाइप करेंगे संचार साथी, तो संचार साथी पोर्टल पे